लड़के ने जैसे ही व्हेल का पेट चीरा, वो 3 सेकंड के लिए सन्न रह गया, क्योंकि व्हेल के पेट के अंदर एक लड़की थी जिसके हाथ में तलवार थी। हैरानी की बात तो ये थी कि लड़की अभी भी जिंदा थी, लेकिन इससे स्टर्न और भी बेचैन हो गया, क्योंकि ये लड़की शायद इंसान नहीं थी। इसीलिए उसने जूलियन को उस पर नजर रखने को कहा और खुद कुछ जानकारी जुटाने चला गया। हालांकि जूलियन डरा हुआ था, पर लड़की के उस मासूम चेहरे को देखकर 18 साल से कुंवारा वो लड़का शर्म से लाल होने लगा। वो तो ख्याली पुलाव पकाने लगा कि जब लड़की जागेगी तो वो उसकी पत्नी बनेगी, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। अभी वो 11 बच्चों और उनके वर्ल्ड कप जीतने के सपने देख ही रहा था कि तभी लड़की अचानक जाग गई। जूलियन हकलाते हुए उसे बताना चाहता था कि उसने उसे बचाया है, पर लड़की ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसने उसका नाम पूछा और जूलियन का नाम जानने के बाद उसने बड़े सम्मान से उसे मास्टर कहा और उससे खुद को एक नाम देने को कहा। तभी जूलियन को एहसास हुआ कि शायद लड़की की याददाश्त चली गई है। उम्मीद भरी नजरों से देख रही उस लड़की के लिए जूलियन सोचने लगा कि क्या नाम सही रहेगा। तभी उसकी नजर बिस्तर के पास लटके ब्रेसलेट पर पड़ी, तो उसने उसका नाम कार्नेलियन रख दिया, क्योंकि उसकी आंखें उस रत्न जैसी थीं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि लड़की को नाम देने का ये छोटा सा काम उन दोनों की तकदीर पूरी तरह बदल देगा। तभी स्टर्न भागता हुआ आया और जूलियन को चेतावनी देने लगा कि वो लड़की को कोई नाम न दे, क्योंकि एक पुरानी किताब के मुताबिक वो सील प्रजाति की थी। उन्हें दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर कैद किया गया था और उन्हें सिर्फ ताकतवर शक्तियां ही जगा सकती थी। अगर कोई टेमर उन्हें नाम दे दे तो उनके बीच एक अटूट समझौता बन जाता है। दिखने में वो इंसानों जैसी हैं, पर उनकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा है और वो सिर्फ अपने टेमर की बात मानती है। जब उनका टेमर मर जाता है तो वे फिर से गहरी नींद में सो जाती हैं। लेकिन स्टर्न को आने में बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उस विशाल तलवार पर बने निशान चमकने लगे, कार्नेलियन ने घुटने टेक दिए और जूलियन को अपना मास्टर मान लिया। स्टर्न बेबसी से इस सच को देख रहा था, जबकि बेचारे जूलियन को बिना वजह सजा मिल गई। और स्टर्न इस बात से हैरान था कि उसने कभी किसी व्हेल के पेट में सील मिलने के बारे में नहीं सुना था। मगर यह तय था कि कार्नेलियन एक उच्च स्तर की सील थी जिसके पास हथियार था और उसकी ताकत हजारों सैनिकों की सेना से भी कहीं ज्यादा थी। लेकिन कार्नेलियन ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे कम समझ रहे हो। हजारों तो मेरे दांत कुरेदने के काम भी नहीं आएंगे। किसी देश को तबाह करना मेरे लिए बाईं हाथ का खेल है। और उन दोनों के बीच कोई जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा था और कार्नेलियन को जरा भी नहीं लगा कि जूलियन उसका टेमर है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे जैसा एक रसोइया मुझे कैसे जगा सका। जूलियन को बुरा लगा और उसने तुरंत पलटकर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम खुद जागी हो, मैंने तुम्हें नहीं जगाया। तभी स्टर्न ने कहा, तो फिर मास्टर बदल देते हैं। वे कार्नेलियन को किसी और को सौंप सकते थे जो उसका टेमर बन सके। जूलियन इस समाधान से बहुत खुश था। इस तरह वो अपनी इस मुसीबत से पीछा छुड़ा सकता था। पर कार्नेलियन ने हैरानी से पूछा, क्या इस छोटे से गांव में वाकई कोई योद्धा है? यहां तो नहीं, पर इस गांव का मालिक एक लॉर्ड है। तो स्टर्न ने लॉर्ड के बेवकूफ बेटे कैस ट्रम्प को बुलाया। कार्नेलियन को देखते ही वो उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। उसे टकटकी लगाकर देखते हुए उसके मुंह से लार टपकने लगी। उसे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद वो कार्नेलियन की खूबसूरती और कदकाठी से बहुत खुश हुआ। उसने लालच में अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे तुरंत एक नाम देना चाहा, पर कार्नेलियन ने उसे झटक दिया, क्योंकि उसका टेमर अभी भी जूलियन था और उसकी इजाजत के बिना कोई उसे छू नहीं सकता था। कैस ट्रम्प को भी थोड़ी अक्ल आई। उसकी इस ओछी हरकत ने जूलियन को हैरान कर दिया। क्या ऐसा योद्धा वाकई भरोसे के लायक था? तभी कैस ट्रम्प उस पर चिल्लाया, तुम वहां खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी करो और मास्टर बदलने की प्रक्रिया शुरू करो। तो जूलियन ने उसे कार्नेलियन को पहले एक नाम देने दिया। 2 मिनट तक अपने सुअर जैसे दिमाग से सोचने के बाद काज ट्रम्प ने उत्साहित होकर कार्नेलियन से कहा, तुम्हारा नया नाम कास्टिला होगा। लेकिन इस नाम को खुद उसके अलावा किसी ने पसंद नहीं किया। दूसरों ने पूछा, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? और अब बस जूलियन की सहमति मिल जाए तो मालिक बदलने की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। लेकिन जूलियन ने कार्नेलियन की ओर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वह काज ट्रम्प की सेविका बनना चाहती है। कार्नेलियन ने कोई अनिच्छा नहीं दिखाई, बल्कि उसने जल्दी से मालिक बदलने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। जूलियन के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार एक शूरवीर एक बावर्ची से कहीं बेहतर था। इसी समय कार्नेलियन ने अचानक अपना सिर झुका लिया। काज ट्रम्प को लगा कि वह उसे झुककर प्रणाम कर रही है। उसने अपना हाथ बढ़ाकर कार्नेलियन के गाल को सहलाया ताकि वह अपनी होने वाली नई खिलौना को अच्छे से देख सके। लेकिन अगले ही पल कार्नेलियन ने उसे झटक दिया और चिढ़कर बोली, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, तुम एक बेवकूफ हो। लगता है मेरा नाम अब भी कार्नेलियन ही है। असल में जूलियन की शक्ति बहुत कमजोर थी। वह मालिक बदलने का आदेश भी नहीं दे सका। फिर तुम जैसे कचरे ने उसे कैसे जगाया? लेकिन कार्नेलियन को भी इसका कारण नहीं पता था। लेकिन इस समय उसे राहत महसूस हुई, क्योंकि अब उसे उस भयानक नाम कास्टिला से नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन काज ट्रम्प इतनी बड़ी शिकार को कैसे जाने दे सकता था? इसलिए उसने पतला और लंबा हथियार निकाला, जूलियन को मारने को तैयार। आखिरकार नीच इंसान हो, शांति से न मिला तो जबरदस्ती लूंगा। उसकी तलवार से मरना जूलियन का सम्मान होगा। लेकिन जैसे ही वह वार करने वाला था, कार्नेलियन ने अपना कदम उठाया। काज ट्रम्प का सिर तुरंत अपनी जगह से हट गया। क्योंकि तुम्हें लगता है कि मरना सम्मान है तो जाओ, मर जाओ, उसने कहा और अपनी बड़ी तलवार को शान से म्यान में डाल लिया।
मैं गलत नहीं हूं, है ना मेरे रसोइये? अब तक जूलियन डर के मारे कांप रहा था। डरे हुए जूलियन को देखकर कार्नेलियन ने चिढ़ाते हुए कहा, तो मेरे मालिक ने पहली बार किसी को मरते हुए देखा है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ऐसी घटनाओं की आदत डालनी होगी। कार्नेलियन को अपनी ओर आते देख जूलियन पीछे हटने लगा और कहने लगा, मेरे पास मत आओ। कार्नेलियन ने शांत स्वर में कहा, कोई भी सील अपने मालिक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, शांत रहो। तुम कमजोर हो, फिर भी तुम मेरे मालिक हो। तुम मर गए तो मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। काज ट्रम्प के गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया, अपनी तलवारें निकाल ली और कार्नेलियन को पकड़ने लगे। लेकिन कार्नेलियन ने उन्हें याद दिलाया, इस समय तुम्हारे पास मुझसे निपटने का वक्त नहीं है। तभी सबने देखा कि जो सील मूल रूप से काज ट्रम्प की थी वह अचानक असामान्य हो गई थी। उनमें से एक ने तो डर के मारे चिल्ला भी दिया, सील का संपर्क टूट गया है, हमें जल्दी से सील को मारना होगा। लेकिन उसके बोलने से पहले ही एक लंबी तलवार उसके गंजे सिर पर आ गिरी। इसके बाद वह सील कत्लेआम शुरू कर देती है और कोई उसे रोक नहीं पाता। माहौल तब और खराब हो गया जब एक और सील का कनेक्शन लूज होने लगा। एक गार्ड ने मौके का फायदा उठाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन एक ताकतवर औरा ने उसे 2 मीटर दूर फेंक दिया। जूलियन बहुत कंफ्यूज था कि ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं। कार्नेलियन ने समझाया कि जब उनका मास्टर मर जाता है तो सील्स अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं और आसपास के लोगों पर रैंडमली अटैक करने लगते हैं। इसे ही लूजिंग कनेक्शन कहते हैं। जूलियन को याद आया कि कार्नेलियन ने पहले कहा था कि अगर जूलियन मरा तो वह मुसीबत में पड़ जाएगी। इसका मतलब यही था कि वह भी अपना कनेक्शन खो देगी। जब जूलियन ने पूछा कि क्या इसे रोकने का कोई तरीका है तो कार्नेलियन ने बताया कि कुछ समय बाद सील्स का दिमाग नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तब तक बहुत से लोग मारे जा चुके होंगे। देखते ही देखते दोनों सील्स ने सारे गार्ड्स को खत्म कर दिया। अब उनका अगला टारगेट बेचारा जूलियन था। जैसे ही एक तलवार जूलियन को लगने वाली थी, कार्नेलियन ने अपनी बड़ी तलवार से उस स्ट्राइक को आसानी से रोक दिया। वे दोनों डिस्कनेक्टेड सील्स उसे गुस्से से देखने लगे। कार्नेलियन ने कहा कि हालांकि वह अपनी ही जाति सील्स से लड़ना नहीं चाहती, लेकिन चूंकि वे उसके मास्टर को मारना चाहते हैं, इसलिए उसके पास उन्हें मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कार्नेलियन आगे कहती है कि तुम मेरे मास्टर को मारना चाहते हो और इसीलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं है तुम्हें मरने के अलावा। यह कहकर वह एक सील को जान से मार देती है। कार्नेलियन ने एक साधारण सोर्ड ड्रॉ तकनीक का इस्तेमाल किया और दूसरी सील को सीधे 2 हिस्सों में चीर दिया। जूलियन यह सब देखकर गहरे सदमे में था। उसने भले ही पहले करोड़ों वेल्स मारी होंगी, लेकिन ऐसा डर उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। गांव वाले हैरान थे कि यह औरत इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा लेती है और एक ही वार में ताकतवर सील को कैसे ढेर कर दिया। तभी किसी ने चिल्लाकर बताया कि वह जूलियन की सील है। हर तरफ लाशें और खून देखकर जूलियन का सिर चकराने लगा और वह वॉमिट करने लगा। कार्नेलियन उसके पास आई और पूछा कि क्या वह ठीक है। जूलियन ने धीरे से सिर उठाया और कार्नेलियन का शुक्रिया अदा किया, लेकिन कार्नेलियन ने साफ किया कि वह गलतफहमी में न रहे। उसने जूलियन को इसलिए बचाया क्योंकि अगर मास्टर मर जाता तो कार्नेलियन जैसी हाई लेवल सील जब कनेक्शन खोती तो वह इससे भी कहीं ज्यादा भयानक तबाही मचाती। कार्नेलियन ने एक ठंडी आह भरी और कहा कि उसका मास्टर कितना यूजलेस और डरपोक है, जिसे यह तक नहीं पता कि सील को मास्टर बदलने की कमांड कैसे देते हैं। जूलियन बस उससे माफी मांगता रहा। 2-2.5 घंटे बाद गांव में थोड़ी शांति हुई। गांव वालों ने खुद ही सफाई शुरू कर दी और लाशों को पैक करके सेमेट्री की 1 स्टॉप सर्विस को फोन कर दिया। तभी स्टर्न वहां आया और उनके आगे के प्लान के बारे में पूछा। कार्नेलियन ने गुस्से में पूछा कि प्लान की क्या जरूरत है। स्टर्न कहता है, तुमने लॉर्ड के बेवकूफ बेटे और सील्स को मारा है, वह इसे नजरअंदाज कैसे कर सकता है। कार्नेलियन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि अगर रीजनल लॉर्ड अपनी पूरी सेना भी भेज दे तो वह उन्हें 1 मिनट से कम में खत्म कर देगी। स्टर्न ने परेशान होकर कहा, मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम कितनी जल्दी मारोगी। मेरा मतलब है कि अगर तुम सेना को खत्म कर दोगी तो पड़ोसी राज्यों और इंपीरियल ट्रूप्स की और भी बड़ी सेना आएगी। कार्नेलॉन ने कहा, एक छोटे से लॉर्ड के बेटे के लिए इतनी बड़ी सेना? लगता है वे लोग काफी फ्री हैं। अगर राज्य की सेना आई भी तो मुझे बस 2 दिन लगेंगे। लेकिन जूलियन ने बीच में टोकते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो गांव का हर एक इंसान मारा जाएगा। जूलियन के दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था, अगर यह दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर चलती है तो फिर इसमें क्या अननेचुरल है। अनजाने में उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और थोड़ी झिझक के साथ कहा कि कोई भी इंसान सिर्फ इसलिए मरने का हकदार नहीं होता क्योंकि वह कमजोर है। कार्नेलॉन ने यह सुनकर अपना हाथ उठाया और गांव की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि जब वह सुअर जिंदा था तब जूलियन ने ऐसी बातें क्यों नहीं कहीं। उसने सवाल किया कि क्या जूलियन को लगता है कि अगर हालात उलटे होते तो वह सुअर उन्हें बख्श देता।
उसके मुताबिक जूलियन में सिर्फ ताकत की ही नहीं बल्कि दिल की भी कमजोरी है। फिर कार्नेलॉन ने तंज कसते हुए पूछा कि अब उसका मास्टर आगे क्या करने वाला है। जब सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए, तभी जूलियन ने अचानक कहा कि वह खुद लॉर्ड के पास जाकर पूरी बात समझाएगा और इस घटना के लिए माफी मांगेगा। ये भोला सा विचार सुनकर कार्नेलॉन को हंसी आ गई। उसने पूछा कि वह आखिर समझाएगा कैसे? क्या वह यह कहेगा कि उसने लॉर्ड के बेटे को मार दिया और फिर भी माफी मांगेगा? उसने कहा कि अगर जूलियन खुद लॉर्ड की जगह होता तो क्या वह ऐसी माफी स्वीकार करता? जूलियन ने जवाब दिया कि भले ही यह आसान ना हो, लेकिन कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा। इसी बीच स्टर्न ने दोनों को बीच में रोकते हुए कहा कि वह खुद जाकर समझाएगा। लेकिन स्टर्न पूरे आत्मविश्वास से बोला कि वह सब कुछ साफ साफ समझा सकता है, चाहे वह मास्टर बदलने की बात हो या लड़ाई। सब उस समय की मजबूरी थी। उसके मुताबिक जूलियन से ज्यादा उसके लिए जाना सही रहेगा। कुछ ही देर में शाम ढल गई। कार्नेलॉन दो मरे हुए सील्स की कब्रों के सामने चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की सी उदासी झलक रही थी, जिसे शायद कोई और न देख पाता। तभी जूलियन वहां आ गया। कार्नेलॉन ने तुरंत अपनी भावनाएं छुपा लीं और शांत होकर पूछा कि वह क्या कहना चाहता है। जूलियन ने खुशी खुशी बताया कि स्टर्न वापस आ गया है। कार्नेलॉन को यकीन नहीं हुआ। उसने हैरानी से पूछा कि वह सच में जिंदा लौट आया और क्या वह पूरे शरीर के साथ लौटा है, उसका सिर और हाथ पैर अभी भी जुड़े हैं या नहीं। स्टर्न ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अच्छी खबर दी, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि माफी तभी स्वीकार होगी जब वे खुद जाकर माफी मांगे। जूलियन यह सुनकर बच्चे की तरह खुश हो गया और बोला कि उसे पहले से पता था कि स्टर्न लॉर्ड को मना लेगा। लेकिन कार्नेलॉन अब भी संदेह में थी। उसने कहा कि सिर्फ माफी से काम चल जाना अजीब है, क्योंकि इस दुनिया में कौन सा पागल आदमी अपने बच्चे के कातिल की माफी इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगा। स्टर्न ने कार्नेलॉन पर आरोप लगाया कि उसके सोचने का तरीका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। उसने पूछा कि क्या उसने अपने हजारों साल के जीवन में सिर्फ इंसानियत का बदसूरत पहलू ही देखा है। कार्नेलॉन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि वह ऐसी बेतुकी बातों में दिलचस्पी नहीं रखती। जूलियन ने तुरंत गंभीर चेहरा बनाकर उससे गुजारिश की कि वह उनके साथ चले। यह देखकर कार्नेलॉन ने बेबसी से आह भरी और कहा कि जब मास्टर का आदेश है तो उसे मानना ही होगा। इस तरह दोनों एक छोटे से गड्ढे पर सवार होकर रातों रात लॉर्ड के किले की ओर निकल पड़े। रास्ते में जब वे आराम के लिए रुके तो जूलियन को यह जानकर हैरानी हुई कि कार्नेलॉन को जिंदा रहने के लिए खाना नहीं चाहिए। उसने बताया कि आसपास की एनर्जी ही उसका भोजन है, ठीक वैसे ही जैसे पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। यह अजीब सी जानकारी जूलियन के दिमाग में ढेर सारे सवाल भर गई। कार्नेलॉन ने थक कर कहा कि उसे यह सब समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने जूलियन को मसालेदार स्पाइसी स्ट्रिप्स मजे से खाते देखा, उसने तुरंत वे छीन लिए। जूलियन ने विरोध करते हुए कहा कि अगर उसे खाने की जरूरत नहीं है तो वह उसके स्पाइसी स्ट्रिप्स क्यों ले रही है। उसने यह भी कहा कि उन पर उसकी सलाइवा लगी हुई है और यह इनडायरेक्ट किस जैसा होगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही कार्नेलॉन ने स्पाइसी स्ट्रिप्स थूक दिए। जूलियन ने अपने बैग से और स्पाइसी स्ट्रिप्स निकाले और बातचीत जारी रखते हुए उससे उसके पिछले मास्टर के बारे में पूछने लगा। लेकिन कार्नेलॉन अचानक चुप हो गई। लगभग 2 मिनट की खामोशी के बाद उसने जूलियन से पूछा कि क्या वह प्रिवेसी का मतलब जानता है। जूलियन ने कहा कि वह यह शब्द पहली बार सुन रहा है और पूछा कि क्या यह कोई मैजिक स्पेल है। कार्नेलॉन ने जवाब दिया कि हाँ, यह एक ऐसा स्पेल है जो दूसरों को उसकी भावनाओं में झांकने से रोकता है और वह स्पेल उस पर डाला जा चुका है। उसने जूलियन से कहा कि अब और सवाल न पूछे, अपने स्पाइसी स्ट्रिप्स खाए और सो जाए। यह कहकर वह सोने की तैयारी करने के लिए मुड़ गई। जब जूलियन गहरी नींद में चला गया, उसे पता नहीं था कि उसकी तरफ पीठ किए कार्नेलॉन इतनी भारी भरकम भावनाओं के कारण सो नहीं पा रही थी। अगले दिन दोनों आखिरकार लॉर्ड के किले में पहुंच गए। एक सर्वेंट उन्हें लेने आया, लेकिन जैसे ही उसने कार्नेलॉन के हाथ में उसकी बड़ी तलवार देखी, उसने उसे लेने की कोशिश की और कहा कि नियमों के अनुसार अंदर हथियार ले जाना मना है। कार्नेलॉन ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा कि जिसने आखिरी बार उसकी तलवार को छुआ था वह अपने एंसेस्टर्स से मिल चुका है। उसने सर्वेंट से पूछा कि क्या वह वाकई इसे छूना चाहता है। डर के मारे सर्वेंट ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। जूलियन ने जल्दी से कार्नेलॉन को नियम मानने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। कार्नेलॉन ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर वह अपनी तलवार अंदर नहीं ले जा सकती तो जूलियन अकेले ही जाकर माफी मांगे। उसे इतना दृढ़ देखकर सर्वेंट को आखिरकार समझौता करना पड़ा। वह तुरंत भागते हुए अंदर रिपोर्ट करने चला गया। करीब 2 मिनट बाद वह मुस्कुराते हुए लौटा और दोनों को बताया कि लॉर्ड ने तलवार अंदर लाने की अनुमति दे दी है।
जब दोनों महल के अंदर पहुंचे तो आखिरकार उनकी मुलाकात उस लॉर्ड से हुई जो पहले से उनका इंतजार कर रहा था। उसके आसपास कई सर्वेंट्स खड़े थे। जूलियन ने शिष्टाचार से लॉर्ड को झुककर प्रणाम किया। लॉर्ड ने उदास और ठंडे चेहरे के साथ कहा कि उसे उनकी पूरी घटना के बारे में पता चल चुका है। यह सुनते ही जूलियन तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला कि वे उसके बेटे के लिए माफी मांगने आए हैं। लेकिन लॉर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस हाथ हिलाकर जूलियन को पास आने का इशारा किया। जब जूलियन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, कार्नेलॉन की नजर लगातार उस पर टिकी हुई थी। उसे यह देखकर हैरानी हो रही थी कि लॉर्ड इतनी आसानी से बात सुन रहा है, लेकिन जूलियन बहुत धीमे चल रहा था। अचानक लॉर्ड खड़ा हुआ और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। अगले ही पल उसने जूलियन की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। लॉर्ड ने ठंडे स्वर में कहा कि तो यही जूलियन है। इतना कहते ही उसने आदेश दिया। उसके पीछे खड़े सर्वेंट्स ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने कार्नेलॉन को घेर लिया और सीलिंग मैजिक डालना शुरू कर दिया। तभी पता चला कि वे सर्वेंट्स असल में भेष बदले हुए मैजिशियंस थे। वे मंत्र पढ़ने लगे। हवा में अचानक चेन्स प्रकट हुईं और कार्नेलॉन को कसकर जकड़ लिया। जैसे जैसे चेन्स टाइट होती गईं, कार्नेलॉन के चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगा। इस समय जूलियन और कार्नेलॉन दोनों पूरी तरह लॉर्ड के नियंत्रण में थे। तभी लॉर्ड ने जूलियन को एक ऐसा सच बताया जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। लॉर्ड ने कहा कि स्टर्न ने पहले ही कहा था कि अगर गांव बच सकता है तो बाकी सब ठीक है, और जहां तक जूलियन की बात है, एक अनाथ होकर उसे गांव की परवरिश का कर्ज अपनी जान देकर चुकाना चाहिए। लॉर्ड ने तंज कसते हुए कहा कि इतने गरीब और दूर दराज इलाके में जन्म लेने के बावजूद स्टर्न काफी चालाक निकला। ये कहते हुए उसने जूलियन को जोर से जमीन पर फेंक दिया। जूलियन करीब 2 मीटर तक फिसलता गया और वहीं बेहोश हो गया। लॉर्ड ने उसे मूर्ख कहते हुए कहा कि उसने खुद चलकर यहां आने की हिम्मत कैसे की। अब लॉर्ड अपने प्लान को पूरा करने ही वाला था, पहले कार्नेलॉन को सील करना और फिर जूलियन की जान लेना। लेकिन तभी कार्नेलॉन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि उसे पहले से पता था कि यही होने वाला है। उसने ताना मारा कि एक देहाती लॉर्ड की सोच समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। लॉर्ड ने अभी भी घमंड में रहते हुए कहा कि सीलिंग पूरी होने के बाद वह सब खत्म कर देगा, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। कार्नेलॉन ने बीच में ही उसे रोक दिया और 2 चेन्स तोड़ दी। उसने ठंडे स्वर में पूछा कि क्या वह इन घटिया चीजों की बात कर रहा है। अगले ही पल उसकी ग्रेट सुडू से जबरदस्त एनर्जी फूट पड़ी और बाकी सारी चेन्स भी टूट गईं। उसने कहा कि इतनी सस्ती तरकीबों से उसे बांधने की कोशिश करना बेवकूफी है। जैसे ही तलवार का सिरा जमीन से टकराया, उस पर उकेरे गए मैजिक अरेज चमक उठे। भयानक ऊर्जा के विस्फोट से आसपास खड़े सारे मैजिशियंस उछलकर दूर जा गिरे और वहीं बेहोश हो गए। यह देखकर लॉर्ड पूरी तरह सन्न रह गया। उसने घबराकर पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है और वह उसकी स्क्रिप्ट के मुताबिक क्यों नहीं चल रही। कार्नेलॉन ने व्यंग्य करते हुए कहा कि क्या उसे अब जाकर समझ आया। उसने कहा कि जब उसके सुअर जैसे बेटे की मौत हुई थी तभी उसे इस अंजाम का अंदाजा हो जाना चाहिए था। फिर भी लॉर्ड ने हार नहीं मानी और तुरंत अपनी सीक्रेट वेपन को बुलाया। लेकिन उसी पल कार्नेलॉन ने अपनी ग्रेट सोर्ड उठाई और लॉर्ड के पीछे अंधेरे कोने की तरफ फेंक दी। अविश्वसनीय तरीके से तलवार ने किसी को जाकर भेद दिया। कार्नेलॉन ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या यह छोटा सा चूहा ही उसकी सीक्रेट वेपन था। सीक्रेट वेपन के मरते ही लॉर्ड के चेहरे पर असली डर दिखने लगा। कार्नेलॉन ने कहा कि असली मूर्ख अब साफ दिख रहा है। इसके बाद उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आसपास की सारी एनर्जी खींचती हुई उसके शरीर की ओर आने लगी। अब लॉर्ड को एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी शख्सियत कोई साधारण सील नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्राणी था जो फिजिकल और मैजिकल कम्बैट दोनों में माहिर था। कार्नेलॉन ने बेहद शांत स्वर में सिर्फ एक शब्द कहा, डिसअपियर। अगले ही पल आसमान की ओर एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ। पूरा महल हिलने लगा। एक जोरदार धमाके के साथ लॉर्ड का पूरा किला मलबे में तब्दील हो गया। जब जूलियन को होश आया तो उसने खुद को कार्नेलॉन की सुरक्षा में पाया, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह घबरा गया। उसने घबराकर पूछा कि लॉर्ड कहां हैं। कार्नेलॉन ने हाथ उठाकर एक दिशा की ओर इशारा किया। वहां सिर्फ खंडहर थे। यह देखकर जूलियन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। इस घटना के बाद जूलियन थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसने पूछा कि क्या कार्नेलॉन को शुरू से ही पता था कि यह एक ट्रैप है। कार्नेलॉन ने शांति से जवाब दिया। उसने कहा कि जिस तरह बेटा था उसी तरह उसका पिता भी अच्छा इंसान नहीं था। उसके मुताबिक ऐसे लोगों को जिंदा छोड़ना आगे चलकर और मुसीबत ही बनता। इसलिए उसने जूलियन को बेकार की दया छोड़ने की सलाह दी। इतना कहकर कार्नेलॉन का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वह जाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि अभी एक और व्यक्ति से निपटना बाकी था।
उसी रात फिशिंग विलेज में लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। ये सवाल खुद जूलियन को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह स्टर्न को मारने की तैयारी क्यों कर रहा था। क्या वे इतने करीब नहीं थे कि एक दूसरे के अंडरवेयर तक शेयर कर लेते थे? तभी अचानक कार्नेलॉन ने बोलते हुए कहा कि वह स्टर्न को दो आखिरी शब्द कहने की इजाजत देती है। स्टर्न ने आंखें बंद कर लीं, मानो वह पहले ही अपने अंत को स्वीकार कर चुका हो। फिर भी उसने वही बात कही जो कार्नेलॉन को बेहद हंसाने वाली लगी। उसने कहा कि गांव को बचाने के लिए उसके पास कोई और चॉइस नहीं था। यह सुनकर हमेशा धीमी प्रतिक्रिया देने वाला जूलियन पूरी तरह चौंक गया। उसने कहा कि कार्नेलॉन ने तो यह नहीं कहा था कि वह स्टर्न को मार देगी। उसने यह भी जोड़ा कि स्टर्न के पास भी गांव के लिए ऐसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस पर कार्नेलॉन ने जूलियन से सवाल किया कि अगर वह स्टर्न की जगह होता तो क्या वह भी यही करता। उसने कहा कि कोई चॉइस नहीं थी, जैसे बहाने सिर्फ अपने गिल्टी कॉन्शियंस को हल्का करने के लिए होते हैं, और यह बेहद घिनौना है। यह सुनकर जूलियन कोई जवाब नहीं दे सका, क्योंकि वह जानता था कि वह ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन फिर भी वह नहीं चाहता था कि स्टर्न इस वजह से अपनी जान गंवाए। उसने आगे बढ़कर कार्नेलॉन की ग्रेट सोर्ड को धकेल दिया और अपने मास्टर के रूप में उससे विनती की कि वह स्टर्न को छोड़ दे। लेकिन कार्नेलॉन ने फिर भी अपनी तलवार शर्म से सिर झुकाए खड़े स्टर्न की ओर तान दी। उसने कहा कि इंसानी स्वभाव स्वार्थी होता है। फिर उसने जूलियन से पूछा कि क्या वह उसके प्रीवियस मास्टर्स के बारे में जानने को क्यूरियस नहीं था। उसके मुताबिक इंसानों ने उसका शरीर और उसकी आत्मा बहुत लंबे समय से पहले ही गंदा कर दिया है। फिर वह खुद से यह बात मान लेती है कि शायद इंसानों जैसा बन जाना इतना बुरा नहीं है। अगर इंसान स्वार्थ और पाखंड में जीते हैं तो वह भी मरने से पहले उसी गंदगी में जी सकती है। सीधी भाषा में कहें तो वह लड़की अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। अब उसे खुद को गिरा हुआ मानने में भी कोई डर या शर्म नहीं लगती, क्योंकि इंसानों ने उसे पहले ही ऐसा बना दिया है। जब कार्नेलॉन ने अपने दिल में छुपे इस राज को बाहर निकालते हुए सीक्रेट मैजिक सील को तोड़ा, तो जूलियन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि भले ही वह यह न जानता हो कि कार्नेलॉन ने क्या क्या सहा है, लेकिन वह कभी उसके साथ वैसा नहीं करेगा। उसने वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा और उससे भरोसा करने को कहा। यह सुनकर कार्नेलॉन कुछ देर चुप रही। फिर उसने बेबस होकर आह भरी, लेकिन अगले ही पल उसका लहजा अचानक बदल गया। उसने कहा कि ठीक है, वह स्टर्न को नहीं मारेगी। फिर व्यंग्य में बोली कि एक मास्टर का सील के सामने इस तरह गिड़गिड़ाना कितना शर्मनाक है। वह तो लगभग एम्बैरेसमेंट से मर ही गई थी। ये बात सुनकर स्टर्न का दिल पछतावे से भर गया और उसने भारी मन से उसका धन्यवाद किया। जूलियन ने भी स्टर्न को माफ करने का फैसला किया। उसने कहा कि वह अब भी यह यकीन नहीं कर पा रहा कि स्टर्न ने उसे धोखा दिया, लेकिन वह मानता है कि स्टर्न सच में गांव के बारे में सोच रहा था। तभी कार्नेलॉन ने अचानक जूलियन से पूछा कि क्या उसने मदद करने की बात कही थी। जूलियन ने जवाब दिया कि उसे ठीक ठीक नहीं पता कि वह क्या कर सकता है, लेकिन जो भी उसकी क्षमता में होगा वह पूरी कोशिश करेगा। इस पर कार्नेलॉन ने उससे मांग की कि वह सबसे पहले नाइट बने। फिर उसे उसके लिए एक रिच और उत्कृष्ट नाइट मोल्ड मास्टर ढूंढना होगा। जूलियन को यह सुनकर अजीब तो लगा, लेकिन उसे यह बात कुछ हद तक रीजनेबल भी लगी। कार्नेलॉन ने दूर देखते हुए कहा कि उन्हें पहले शहर जाना होगा। उसने कहा कि वहां पहुंचने के बाद रास्ते अपने आप निकल आएंगे। तभी स्टर्न ने उन्हें बताया कि अगले दिन एक मर्चेंट शहर लौट रहा है, वे उसकी कैरेज से जा सकते हैं। उसने यह भी वादा किया कि वह उनकी लंबी यात्रा की तैयारी कर देगा, लेकिन कार्नेलॉन ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। वह स्टर्न को एक्नॉलेज किए बिना ही वहां से चली गई। सिर्फ जूलियन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन स्टर्न शर्म से सिर झुकाए खड़ा रहा। किसी को नहीं पता था कि यह विदाई उन्हें फिर कभी मिलने का मौका नहीं देगी। अगली सुबह कार्नेलॉन ने नए कपड़े पहने। उसे खुद भी अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन वह जूलियन से थोड़ी असंतुष्ट थी। उसने पूछा कि वह इतना सारा सामान क्यों लाया है। जूलियन ने गर्व से कहा कि इंसान सील से अलग होते हैं और उन्हें बहुत सी चीजों की तैयारी करनी पड़ती है। तभी टाप टाप की आवाज के साथ मर्चेंट की कैरेज उनके सामने आकर रुकी। कार्नेलॉन ने मर्चेंट से पूछा कि कहाँ सबसे ज्यादा नाइट्स होते हैं, और यह भी साफ किया कि वे प्रॉपर नाइट्स होने चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद मर्चेंट ने सुझाव दिया कि वे बेलशेबा जाएं, क्योंकि वहां एक हफ्ते बाद रॉयल ड्यूअल होने वाला था। उसने बताया कि रॉयल ड्यूअल में नाइट्स राजा के सामने लड़ते हैं, जहां वे एक दूसरे को मारकर राजा का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। ये शब्द मर्चेंट को खुद भी डरा गए, क्योंकि अगर नाइट्स ने यह सुन लिया होता तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। लेकिन कार्नेलॉन को तथाकथित नाइट्स से कोई डर नहीं था। उसने तिरस्कार से कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक तलवार से सब खत्म कर देगी। मर्चेंट माहौल को हल्का करना चाहता था, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वे शिप से जाएं। इस तरह वे डुअल शुरू होने से पहले बेलशीबा पहुंच सकते थे।
इस तरह कार्नेलॉन और जूलियन मर्चेंट के साथ स्लॉक की ओर बढ़ चले, लेकिन पूरे रास्ते जूलियन का चेहरा बुझा हुआ था। उसने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक उस गांव को छोड़ देगा जहां वह पैदा हुआ और बड़ा हुआ था। यह सुनकर कार्नेलॉन भी सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा कि जुदाइयां हमेशा बिना बताए आ जाती हैं, लेकिन जूलियन के चेहरे पर फिर से सवालों के निशान आ गए। वह उसकी बात बिल्कुल नहीं समझ पाया। यह देखकर कार्नेलॉन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। उसे नहीं लगा था कि बातचीत करना इतना मुश्किल होगा। फिर उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वह इसे बस एक यात्रा समझे। कार्नेलॉन ने जूलियन को समझाते हुए कहा कि आखिरकार जब शहर में मास्टर बदलने का तरीका मिल जाएगा, तब वह फिर से उस छोटे से गांव में लौट सकता है। यह बात सुनकर जूलियन थोड़ा शांत हुआ। जल्द ही दोनों बंदरगाह पर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि किसी भी शिप पर जगह नहीं बची थी। अगली शिप अब रॉयल ड्यूअल खत्म होने के बाद ही वापस आने वाली थी। यह सुनकर कार्नेलॉन ने ठंडे दिमाग से सुझाव दिया कि वे कुछ लोगों को नॉकआउट करके चुपचाप शिप पर चढ़ सकते हैं, लेकिन जूलियन ने तुरंत इस आइडिया को वीटो कर दिया। तब कार्नेलॉन ने बड़े आराम से पूछा कि फिर क्या वे पूरी शिप ही हाईजैक कर लें। यह सुनकर जूलियन के माथे से ठंडा पसीना निकल आया। उसने घबराकर कहा कि उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं था और वह उससे ऐसी आउटरेजस चीजें न करने के लिए कह रहा है। उसी वक्त जूलियन ने पास में लोगों को आपस में बात करते सुना। वे कह रहे थे कि लॉर्ड कास्ट्रो का कासल अचानक गायब हो गया। यह सुनते ही जूलियन ने धीरे से कार्नेलॉन से कहा कि उन्हें लो प्रोफाइल रखना चाहिए और चुपचाप यहां से निकल जाना बेहतर होगा। जब दोनों के पास कोई सोल्यूशन नहीं बचा, तभी एक आदमी उनकी ओर बढ़ा। उसने विनम्रता से कहा कि उसने गलती से उनकी बातचीत सुन ली थी और पूछा कि क्या उन्हें बेलशा जाने के लिए शिप चाहिए। उसने बताया कि उनकी शिप पर बेलशा जाने के लिए 2 खाली जगहें हैं। जूलियन जैसे ही हां कहने वाला था, कार्नेलॉन ने उस आदमी को घूरते हुए सवाल किया कि यह कैसे संभव है। उसने कहा कि जब यहां के सारे शिप ओनर्स जगह न होने की बात कर रहे हैं, तो वह उन्हें कैसे चढ़ने दे रहा है। आदमी घबरा गया और बोला कि अगर वे उसकी गुडविल को रिजेक्ट करते हैं तो वह कुछ नहीं कर सकता। तभी जूलियन ने बीच में हस्तक्षेप किया और कहा कि उन्हें रॉयल ड्यूअल शुरू होने से पहले बेलशा पहुंचना है। उसने पूछा कि क्या वे पहले शिप देख सकते हैं। ये सुनते ही वह आदमी खुश हो गया और बोला कि बिल्कुल, लेकिन उन्हें जल्दी फैसला करना होगा। उसने यह भी कहा कि इस समय बेलशा जाने वाली शिप मिलना सितारे तोड़ने जितना मुश्किल है। जूलियन के समझाने पर थकी और चिड़चिड़ी कार्नेलॉन को उसके साथ चलना पड़ा। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि जूलियन को दयालु कहा जाए या ना समझ, लेकिन जिसे वह सिर्फ शक समझ रही थी वह जल्द ही सच साबित होने वाला था। वह आदमी असल में बर्नी था, जो एक स्मगलिंग शिप का सदस्य था। उसकी नजर में जूलियन और कार्नेलॉन अब शिकार बन चुके थे। इस समय कार्नेलॉन को उस स्मगलर शिप पर चढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बर्नी ने उन्हें बताया कि उनकी शिप पर पुरुष और महिलाओं को अलग अलग रहना पड़ता है। यह सुनकर दोनों ऑकवर्ड हो गए। जूलियन ने तुरंत सफाई दी कि उनका रिश्ता वैसा नहीं है जैसा बर्नी सोच रहा है, लेकिन बर्नी ने शरारती मुस्कान के साथ कार्नेलॉन की ओर देखते हुए कहा कि तो फिर उन्होंने अभी तक अपना रिश्ता डिफाइन नहीं किया। यह बात माहौल को और ज्यादा ऑकवर्ड बना गई। इसके बाद बर्नी ने उन्हें उनके उनके कमरों तक पहुंचाया। जब वह जूलियन को उसके कमरे की ओर ले जा रहा था, तब भी वह बार बार पीछे मुड़कर कार्नेलॉन को स्मर्क के साथ देख रहा था। अपने कमरे में पहुंचकर जूलियन ने देखा कि वहां मौजूद सभी लोग बेहद थके और उदास दिख रहे थे। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे जूलियन घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर से एक आदमी ने बताया कि शिप के रवाना होने तक दरवाजे बंद ही रहेंगे। उसने यह भी कहा कि यह शिप रजिस्टर्ड नहीं है, यानी अगर कोई ऑनबोर्ड गायब हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सुनकर जूलियन को एहसास हुआ कि वह शायद लेजेंड बन चुके ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग में फंस गया है। उसके दिमाग में सबसे पहले कार्नेलॉन का ख्याल आया। वह बेतहाशा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। तभी उसकी नजर पास में रखे एक बॉक्स पर पड़ी। उसने बॉक्स उठाकर दरवाजे का लॉक तोड़ा और तुरंत बाहर निकलकर कार्नेलॉन को ढूंढने लगा, लेकिन सारे कमरे छानने के बाद भी उसे वह कहीं नहीं मिली। तभी अचानक जहाज में जोरदार गड़गड़ाहट हुई। जूलियन को तुरंत लगा कि कुछ बहुत गलत हो गया है। वह दौड़ता हुआ डेक की ओर भागा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि कार्नेलॉन शिप को न तोड़ दे, वरना वे बेलशा नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे ही वह डेक पर पहुंचा, उसने देखा कि कार्नेलॉन खुशी खुशी उसकी ओर हाथ हिला रही थी। उसने मजाक में कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका मास्टर इतना साहसी निकलेगा कि दरवाजा तोड़कर भाग आएगा। उसने यह भी पूछा कि क्या वह उसे बचाने आया है। जूलियन ने तुरंत कहा कि वह उसे रोकने आया है। यह सुनकर कार्नेलॉन को चोट लगी। उसने पूछा कि क्या जूलियन को सच में लगता है कि वह शिप को डिस्ट्रॉय कर देगी।
फिर उसने साफ किया कि उसे बस कुछ अजीब लगा था। जांच करने पर उसे लगा कि ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकर्स हो सकते हैं, इसलिए उसने कार्रवाई कर दी। तभी बर्नी भीड़ से घिसटता हुआ बाहर आया और चिल्लाकर कहा कि वे लोग ह्यूमन ट्रैफिकर्स नहीं हैं। उसी समय कैबिन से वे लोग भी बाहर आ गए, जिन्हें छिपाकर लाया जा रहा था। लेकिन कार्नेलॉन को धन्यवाद देने के बजाय वे लोग उल्टा उन पर आरोप लगाने लगे। उन्होंने कहा कि वे कितने निर्दयी हैं और उन्होंने क्रू के साथ क्या कर दिया। यह अचानक हुआ आरोप कार्नेलॉन को समझ में नहीं आया। फिर सच सामने आया। असल में बर्नी और उसका क्रू इन लोगों को कॉन्ट्राबैंड की तरह दिखा रहे थे। वे उनसे बहुत कम फेयर लेते थे और चुपचाप उन्हें बेलशा ले जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि एम्पायर ऑफ बेलशेबा में गरीब लोगों की स्क्रीनिंग बहुत सख्त थी। सच्चाई जानकर जूलियन और कार्नेलॉन दोनों को गिल्ट महसूस हुआ। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि बर्नी ने बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया। आखिरकार उसने खुद भी उन्हें पहले कुछ नहीं बताया था। हालांकि अब बर्नी उनकी पहचान को लेकर बेहद क्यूरियस हो गया था। कार्नेलॉन ने तुरंत अपनी पहचान बताते हुए कहा कि वह एक सील है और जूलियन एक अप्रेंटिस नाइट है। उसने खास तौर पर जोर देकर कहा कि जूलियन सिर्फ एक अप्रेंटिस नाइट है जो किसी जरूरी काम से बेलशेबा जा रहा है। उसने बर्नी की ओर देखकर कहा कि जैसा वह देख सकता है, यह नाइट थोड़ा बेवकूफ जरूर लगता है, लेकिन उसकी ताकत असली है। लेकिन तभी बर्नी ने बीच में टोकते हुए कहा कि क्या उन्हें नहीं पता कि रॉयल ड्यूअल के समय नाइट्स के लिए स्पेशल शिप्स तैयार की जाती हैं, जहां उन्हें फ्री प्राइवेट रूम्स और हर तरह का हाई एंड क्विजीन मिलता है। यह सुनकर कार्नेलॉन पूरी तरह चौंक गई। उसने कहा कि यह तो बहुत ही अच्छा डील है और अगर उसे पहले पता होता तो वह शुरू से ही जूलियन को प्रॉपर नाइट बनाकर ले आती। तभी बर्नी ने दोनों को याद दिलाया कि उनकी शिप पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है और जो हंगामा उन्होंने मचाया है उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। जूलियन ने जल्दी से समझाया कि उसने सारा पैसा पहले ही फेयर में खर्च कर दिया है। यह सुनकर बर्नी ने सिर तिरछा किया और मुस्कुराया। उसने कहा कि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो वे कोई दूसरा तरीका आजमा सकते हैं। 2.5 घंटे बाद जूलियन पूरी गंभीरता से एक बड़े बर्तन में कुछ पका रहा था। वहीं कार्नेलॉन सर्विस वेट्रेस बन चुकी थी। क्रू के लोग मजे से वेल लेग्स खा रहे थे। कार्नेलॉन उन्हें धीरे खाने की सलाह देते हुए कह रही थी कि अगर वेल खत्म हो गई तो वह और पकड़ लाएगी। काफी देर बाद जाकर कार्नेलॉन को आराम करने का मौका मिला। क्रू मेंबर्स आपस में बात कर रहे थे कि उन्होंने बहुत समय बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। वे यह भी कह रहे थे कि एक अप्रेंटिस नाइट का इतना अच्छा कुक होना सच में कमाल की बात है। यह सुनते ही कार्नेलॉन गुस्से से भर गई। उसने कहा कि जूलियन बाकी चीजों के साथ साथ खाना नहीं बना सकता, बल्कि खाना बनाना ही एकमात्र चीज है जो वह कर सकता है। फिर उसने खुद को शांत किया और बर्नी से पूछा कि क्या इतना सब उनकी गलती की भरपाई के लिए काफी है। लेकिन बर्नी ने साफ मना कर दिया और कहा कि यह अभी भी काफी नहीं है। कार्नेलॉन गुस्सा होने ही वाली थी कि बर्नी ने खुशी खुशी कहा कि खाने पीने के बाद थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है। इसके बाद सब लोग कार्नेलॉन के साथ आर्म रेसलिंग करने लगे। हालांकि साफ था कि वे खुद मुसीबत मोल ले रहे थे। 2.5 दिन बाद शिप आखिरकार बेलशेबा पहुंच गई। बर्नी से विदा लेकर दोनों बस्लिंग मार्केट डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे। जूलियन पहली बार किसी बड़े शहर में आया था, इसलिए वह हर चीज को बड़े हैरानी से देख रहा था। वह चारों तरफ नए नजारों में इतना खो गया कि यह कार्नेलॉन को चिढ़ाने लगा। उसने उसे फिर से याद दिलाया कि उसे नाइट की तरह बिहेव करना है। आखिरकार बर्नी ने कहा था कि यहां नाइट्स को फ्री में खाना पीना मिलता है, लेकिन जूलियन ने उसकी बात सुनी ही नहीं। अचानक उसने आगे की ओर इशारा करते हुए हैरानी से देखा। वहां एक बीस्ट मैन खड़ा था, कैसा प्राणी जिसे जूलियन ने पहले कभी नहीं देखा था। यह देखकर कार्नेलॉन नाराज हो गई। उसने कहा कि जब वह बात कर रही हो तो जूलियन को ध्यान से सुनना चाहिए। फिर उसने खुद को संभालते हुए धैर्य से उसे समझाया, क्योंकि यह जूलियन का पहली बार किसी ऑर्क को देखना था। उसने बताया कि ऑर्क्स दूसरी रेसेस में से एक हैं। वे शुरू में इतने शांत स्वभाव के नहीं थे, लेकिन इंसानों ने उन्हें पकड़कर ट्रेन कर दिया। और सिर्फ ऑर्क्स ही नहीं, इंसानों ने बहुत पहले फेरीज, केव जायंट्स और दूसरी रेसेस को भी पकड़कर स्लेव की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। यह सुनकर जूलियन अचानक रुक गया। उसे लगा कि इंसान बहुत ज्यादा क्रूल हो गए हैं। तभी अचानक पूरी सड़क कांपने लगी। आसपास के लोग घबरा गए और चिल्लाने लगे कि लॉर्ड कुद्रो आ रहा है। अगले ही पल एक विशाल एलिफेंट जूलियन की ओर बढ़ा। सब लोग डर के मारे घुटनों पर बैठ गए। सिर्फ जूलियन ही बेवकूफी में खड़ा रह गया। ये बात कुद्रो को बेहद नागवार गुजरी। उसकी नजर में जैसे तैसे लोग उसके सामने झुकने के लायक थे, इसलिए उसने एलिफेंट को आदेश दिया कि जूलियन को कुचल दिया जाए। लेकिन जोरदार धमाके के बावजूद एलिफेंट का पैर नीचे नहीं आया। वह एक ही हाथ से कार्नेलॉन द्वारा रोका गया था। एलिफेंट डर से कांप उठा, क्योंकि यह ताकत किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। अगले ही पल कार्नेलॉन ने अपनी ग्रेट सोर्ड उठाई।
ऊंची छलांग लगाई और एक ही वार में एलिफेंट को 2 टुकड़ों में काट दिया। मर्चेंट कुदरो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा आतंक से भरा हुआ था। कार्नेलॉन ने अपने बिखरे हुए बाल ठीक किए और ठंडे स्वर में पूछा कि कौन सा नीच मर्चेंट एक नाइट का रास्ता रोकने की हिम्मत करता है। जूलियन उसे याद दिलाने ही वाला था कि वह नाइट नहीं है, लेकिन कार्नेलॉन ने उसे तुरंत चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि सामने वाला भी एक नाइट था। मर्चेंट बुरी तरह कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई नाइट जानबूझकर उसका रास्ता क्यों रोकेगा। तभी एक ग्रेट सोर्ड उसकी ओर तान दी गई। कार्नेलॉन ने उसे मूर्ख मर्चेंट कहकर डांटा और पूछा कि किसने उसे उस घटिया मुंह से बोलने की इजाजत दी। जूलियन खुद को बेहद बेबस महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हालात इस मोड़ तक कैसे पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर कार्नेलॉन को यह सब बेहद मजेदार लग रहा था। फिर उसने ठंडे अंदाज में कहा कि किस्मत अच्छी है कि उसका नाइट उससे अलग है और काफी उदार दिल का है। उसने मर्चेंट से कहा कि वह दया की भीख मांगे। अगर वह घुटनों पर बैठ गया तो शायद उसका नाइट उसकी जान बख्श दे। लेकिन कुड्रो ने न तो माफी मांगी और न ही झुकने का इरादा दिखाया। इसके बजाय उसने कार्नेलॉन पर आरोप लगाया कि उसने तब हमला किया जब वह पूरी तरह डिफेंसलेस था और यह बेहद नीच हरकत थी। यह सुनकर कार्नेलॉन ने अपनी तलवार का सिरा आगे बढ़ा दिया और ठंडे स्वर में पूछा कि क्या वह चाह रहा है कि वह उसे सीधे मार ही दे। यह सुनते ही कुदरो तुरंत चुप हो गया। फिर उसने जहरीली नजर से जूलियन को घूरा और कहा कि वह उसे ड्यूअल के लिए चुनौती देता है। उसने ऐलान किया कि 3 दिन बाद रॉयल ड्यूअल ग्राउंड्स पर वह जूलियन का इंतजार करेगा। ये कहते हुए वह बेहद दयनीय हालत में वहां से भाग निकला। भागते हुए वह लगातार चिल्ला रहा था कि वे भागने की हिम्मत न करें। यह नजारा देखकर कार्नेलॉन जोर से हंस पड़ी। उसने कहा कि वह कितना बेवकूफ लग रहा था, लेकिन जूलियन पूरी तरह डर गया था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अगर ड्यूअल हुआ तो उसका क्या होगा। कार्नेलॉन ने उसे शांत करते हुए बताया कि कुदरो जिस ड्यूअल की बात कर रहा है वह असल में सील्स के बीच की लड़ाई होती है, इंसानों की नहीं। यह कहकर उसने अपनी ग्रेट सोर्ड वापस रख ली। खुद को गंदगी में लिपटा दे कार्नेलॉन ने सोचा कि उन्हें पहले रहने की जगह ढूंढनी चाहिए और अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन यह बात सुनकर जूलियन घबरा गया, क्योंकि उसकी जेबें उतनी ही खाली थीं जितना उसका चेहरा। इस पर कार्नेलॉन ने तंज भरे लहजे में कहा कि उसके जैसे रूथलेस वॉन्डरिंग नाइट के रहते क्या उन्हें सच में पैसे खर्च करने की जरूरत है। इसके बाद वे शहर के इकलौते इन में पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए लोगों ने उन्हें पहचान लिया। हर तरफ फुसफुसाहट होने लगी कि कुदरो आज लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। इनके स्टाफ ने बेहद सावधानी से उनका स्वागत किया और कहा कि वे उन्हें पूरी तरह आरामदायक सेवा देंगे। जूलियन कुछ कहने ही वाला था कि कार्नेलॉन ने उसे हल्का सा घूंसा मार दिया। वह अपने छोटे पैर की उंगली से भी समझ सकती थी कि वह फिर से यह कहने वाला है कि वह नाइट नहीं है। फिर उसने पूरे नाटकीय अंदाज में उसका साथ देते हुए कहा कि कितना भयानक है सर नाइट, क्या उसकी चोट फिर से खुल गई है। अगले ही पल उसने दांत पीसते हुए फुसफुसाया कि उसने उसे नाइट बनने का नाटक करने को कहा था और अगर उसने एक बार और मना किया तो अंजाम बुरा होगा। ये कहते हुए उसने मुस्कुराते हुए स्टाफ से चेक इन जल्दी करने को कहा और दूसरी तरफ जूलियन की गर्दन दबाकर उसे चुप रखा। इसके बाद दोनों अपने कमरे में पहुंचे। कमरे में आते ही जूलियन परेशान सा दिखा। उसने झिझकते हुए पूछा कि क्या एक ही कमरा शेयर करना इनकन्वीनियंट नहीं होगा। उसका शर्माया हुआ चेहरा देखकर कार्नेलॉन हंस पड़ी। उसने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि जूलियन के दिमाग में ऐसे डार्क थॉट्स होंगे। उसने याद दिलाया कि शिप पर भी वह ऐसा ही बर्ताव कर रहा था। उसने उसे मूर्ख बताते हुए कहा कि एक सील से अलग रहने की सोच ही गलत है। उसके मुताबिक एक नाइट के लिए सील उसकी सोर्ड और शील्ड जैसी होती है, जिसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। यह कहकर कार्नेलॉन किसी चीज को ढूंढने लगी। 2.5 घंटे बाद जूलियन उपकर एक सेब खा रहा था। तभी उसे एक सुस्त और आरामदेह आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि कार्नेलॉन नहाकर बाहर आई थी और आराम से स्ट्रेच कर रही थी। जूलियन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। जूलियन ने पूछा कि उसके कपड़े ऐसे क्यों लग रहे हैं। तभी पता चला कि अंदर के कपड़ों को कार्नेलॉन ने मॉडिफाई कर दिया था। उसने कहा कि वह पुराना स्टाइल उसे बिल्कुल सूट नहीं करता और वह काफी अनोखी सोच वाली है। फिर उसने जूलियन को छेड़ना शुरू कर दिया, जिससे वह डरकर तुरंत मुंह दूसरी ओर घुमा बैठा। लाल चेहरे के साथ उसने कहा कि वह बहुत फास्ट जा रही है और वह इस राइड से उतरना चाहता है। इस पर कार्नेलॉन ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि एक रूथलेस वॉन्डरिंग नाइट होकर वह किस बात से डर रहा है। लेकिन जैसे ही कार्नेलॉन आराम करने ही वाली थी, वह अचानक खड़ी हो गई। उसे किसी बेहद पावरफुल प्रेजेंस के पास आने का एहसास हुआ था। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई
उस आवाज ने कहा कि सर नाइट अंदर हैं या नहीं, और रेस्ट डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगते हुए बताया कि नाइट लाई उनसे मिलना चाहता है। पता चला कि जब कार्नेलॉन बेलशेबा पहुंची थी तो लाई सील ने उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया था। उसे ये प्रेजेंस काफी फेमिलियर लगी और उसने अंदाजा लगाया कि जो कोई उसे अवेकन कर सका है वह जरूर एम्पायर का सबसे पावरफुल नाइट होगा। इसी वजह से डीट्रिच ने रॉयल ड्यूअल से पहले खुद आकर उस नाइट को देखने का फैसला किया। कार्नेलॉन ने डीट्रिच नाम पहले सुना था। वह डब्ल्यूइन मोबिनोस फैमिली से था, जो एम्पायर की मशहूर नाइटली फैमिली मानी जाती थी। हालांकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वे अचानक क्यों आए, लेकिन उसे कोई किलिंग इंटेंट महसूस नहीं हुआ। फिर भी कार्नेलॉन ने सावधानी से अपनी ग्रेट सो डो उठा ली। उधर जूलियन ने जब सुना कि सामने वाले में कोई किलिंग इंटेंट नहीं है, तो उसने बिना सोचे समझे उन्हें अंदर आने का न्योता दे दिया। ये देखकर कार्नेलॉन चौंक गई, लेकिन तब तक उसे रोकना बहुत देर हो चुकी थी। किस्मत से अंदर आए दोनों लोग बेहद शालीन थे। उन्होंने साफ साफ बताया कि वे बस उस मशहूर नाइट से मिलने आए हैं। कार्नेलॉन की कोचिंग की बदौलत जूलियन ने थोड़ी झिझक के साथ स्वीकार किया कि वही वह नाइट है। हालांकि सच्चाई यह थी कि वह किसी भी एंगल से पावरफुल नाइट नहीं लग रहा था। यह बात कार्नेलॉन ने तुरंत नोटिस कर ली। आखिरकार जूलियन एक पूरा कंट्री बम्पकिन लग रहा था जिसे नाइटली एटिकेट का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। कार्नेलॉन ने पूरी शांति से कहा कि उसका मास्टर किसी भी देश से नहीं जुड़ा है, वह सिर्फ एक फ्री नाइट इन ट्रेनिंग है, इसलिए वह अपने फैमिली नेम को जाहिर करने में बहुत सतर्क रहता है। जूलियन ने तुरंत बात संभालते हुए दोनों को बैठने के लिए इनवाइट किया और आराम से बात करने को कहा। लेकिन जूलियन की यह जल्दीबाजी लाई के शक को और गहरा कर गई। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि ये दोनों कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। लाई की नजर कार्नेलॉन की तलवार पर पड़ी। वह तलवार न सिर्फ भारी और भद्दी लग रही थी, बल्कि उसमें धार भी नहीं थी। आमतौर पर लोग सोचते कि ऐसी तलवार में कोई किलिंग पावर नहीं हो सकती, लेकिन वही तलवार सुअरों को मार सकती थी और एक ही वार में हाथी को भी 2 हिस्सों में काट चुकी थी। यह बात जूलियन को भी बहुत क्यूरियस कर गई। उसने सोचा कि क्या तलवार की किलिंग पावर स्टैंस और फुटवर्क से तय होती है। इस पर कार्नेलॉन ने गंभीर स्वर में कहा कि असली धार तलवार में नहीं, उसे पकड़ने वाले के दिल में होती है। उसने कहा कि सबसे तेज ट्रेजर सोर्ड भी अगर उसे चलाने वाले का दिल कमजोर हो तो वह पत्ते तक नहीं काट सकती, और उसके लिए सबसे जरूरी बात यही है कि उसकी तलवार में धार नहीं है। ऐसे में वह उसे गले लगाकर सो सकती है। गर्मियों में यह बहुत कूल भी रहती है। उस तलवार का नाम भी बेहद कूल था, मैड सोर्ड मिस्टल। कार्नेलॉन महसूस कर सकती थी कि लाई को यह नाम काफी पसंद आया है। तभी लाई और उसकी सील आगे बढ़े और दोनों को फॉर्मल तरीके से ग्रीट किया। उन्होंने ड्यूअल के दौरान सावधान रहने की सलाह दी। कार्नेलॉन ने हंसते हुए जवाब दिया कि सावधान रहने जैसा कुछ नहीं है। उसके लिए यह छोटा सा मुकाबला वार्म अप भी नहीं माना जा सकता। असल में पिछली रात की गैदरिंग में वे सब साथ बैठकर पी चुके थे और उसी दौरान दोस्त बन गए थे। नशे में धुत कार्नेलॉन लगभग जूलियन के फेक नाइट होने का राज खोल ही देती, लेकिन किसी तरह बात संभल गई। जब मुकाबला शुरू हुआ, कार्नेलॉन ड्यूलिंग ग्राउंड्स में उतर गई, जबकि जूलियन और कुद्रो व्यूइंग स्टैंड्स में बैठे रहे। कुद्रो की सील का नाम था गशाक। वह एक मोटा सा आदमी था जिसके शरीर से भयानक बदबू आ रही थी। वह बदबू कार्नेलॉन को इतनी असहनीय लगी कि उसके चेहरे पर साफ नफरत झलक गई। यही एक्सप्रेशन गशाक को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। उसने पहला हमला करते हुए अपनी कुल्हाड़ी को पूरी ताकत से कार्नेलॉन की तरफ पटक दिया। धूल का गुबार उठा, लेकिन जब धूल बैठी तो कार्नेलॉन वहां थी ही नहीं। वह सीधे गशक के पीछे खड़ी थी। उसने तंज कसते हुए कहा कि क्या वह अपने मास्टर की नकल कर रहा है। उसकी चालें बेहद धीमी हैं। गशाक ने गुस्से में पीछे की तरफ कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन फिर भी वार खाली गया। कार्नेलॉन उछलकर हवा में गई, 2.5 समरसॉल्ट लगाए और बेहद आसानी से जमीन पर उतर आई। लेकिन ऑडियंस को यह पसंद नहीं आया। वे चिल्लाने लगे कि भागती ही मत रहो, सीधे लड़ो। कुछ लोग कहने लगे कि उन्होंने सुना था वह हाई लेवल सील है, लेकिन शायद वह सिर्फ अफवाह थी। उन्हें यह नहीं पता था कि कार्नेलॉन लड़ना नहीं चाह रही थी, बल्कि सामने वाले की बदबू से परेशान थी और उसके पास जाना नहीं चाहती थी। गशाक ने फिर से हमला किया। इस बार कार्नेलॉन ज्यादा दूर नहीं हटी। उसने हल्का सा साइड स्टेप किया और पलटकर गशाक के पीछे एक कैजुअल विप किक मार दी। वह साधारण सी किक गशाक को जमीन पर फेंकने के लिए काफी थी। कार्नेलॉन ने कहा कि वह भाग नहीं रही थी, बस उसकी बदबू के कारण दूरी बना रही थी। यह सुनकर गशाक और भड़क गया। वह कुल्हाड़ी उठाकर हवा में कूदा और पूरी ताकत से नीचे वार किया, लेकिन कार्नेलॉन ने सिर्फ एक हाथ से वार रोक लिया। उसने शांति से कहा कि क्या उसे सच में लग रहा था कि वह उसे हरा सकता है,
फिर उसने हल्का सा झटका दिया और गशाक की कुल्हाड़ी उड़ गई। अगले ही पल गशाक घुटनों के बल बैठ गया और सरेंडर कर दिया। कार्नेलॉन ने अपनी सोर्ड सीधे उसके दिल की तरफ तान दी। उसने कहा कि वह सिर्फ इसलिए दुख झेल रहा है क्योंकि उसने गलत मास्टर को फॉलो किया। यह सुनते ही गशाक कांपने लगा। उसे लगा कि अब वह मरने वाला है, लेकिन कार्नेलॉन ने एरो वापस रख ली। उसने कहा कि ऐसे खत्म करना बहुत बोरिंग होगा, उन्हें एक शानदार एंडिंग चाहिए। अगले ही पल कार्नेलॉन ने मैजिक चांट करना शुरू कर दिया। एक विशाल एनर्जी ब्लास्ट सीधे आसमान की तरफ गया। पूरा स्टेडियम रोमांच से भर गया। लोग हैरान थे कि वह हाई लेवल मैजिक भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन चांट खत्म होते ही आसमान से अनगिनत फायरबॉल्स गिरने लगे। कार्नेलॉन खुद चौंक गई। उसने कहा कि यह उसका जादू नहीं है। फायरबॉल्स बिना किसी भेदभाव के पूरे ड्यूलिंग ग्राउंड्स पर गिर रहे थे। लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे, लेकिन केओस इतना बढ़ चुका था कि भाग पाना मुश्किल हो रहा था। ठीक उसी वक्त एक विशाल बैरियर उभरा। इकरस समय पर पहुंच गया था और उसने सबको बचा लिया। इससे लोगों को भागने का समय मिल गया। तभी नाइट लाई चिल्लाई कि एनिमी कंट्री ने सरप्राइज अटैक कर दिया है। ये कहते हुए वह तुरंत बैटल में कूद पड़ी और जल्दी ही हालात काबू में ले आई। लेकिन उसका अगला फैसला सीएल इकरस को चौंका गया। उसने फैसला किया कि गिरे हुए सिटी वॉल्स को वह अकेले संभालेगी। उसने इकरस को एनिमी की एयर स्ट्राइक्स रोकने का आदेश दिया, क्योंकि सीज वेपन्स को रोकने के लिए उसका डिफेंसिव बैरियर जरूरी था। इकरस के पास मजबूरी में मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वह नाइट लाई की सेफ्टी को लेकर बेहद चिंतित था। इकरस ने उसकी वेपन्स को डिफेंसिव मैजिक से एन्चांट कर दिया। अपने हाथ में एन्चांटेड हथियार को देखते हुए लाई ने इकरस को आदेश दिया, अगर मैं मर जाऊं तो किसी और मास्टर को ढूंढ लेना। वॉर में क्या हो जाए कोई नहीं जानता, और जब कोई व्यक्ति अनस्टेबल स्टेट में होता है तो उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। इकरस ने अनिच्छा से अपनी आंखें बंद की, सिर झुकाकर सम्मान प्रकट किया और फिर तेजी से अपने बैटलफील्ड की ओर निकल पड़ा। नाइट लाई ने सामने फैले बैटलफील्ड को देखा। उसकी आंखों में कोई हिचक नहीं थी, केवल डिटर्मिनेशन थी। बिना देर किए वह सपोर्ट देने के लिए आगे बढ़ गई। इसी दौरान कर्नेलॉन बिल्कुल आराम से स्नैक्स खा रही थी। तभी जूलियन ने अचानक पूछा कि लेडी लाई ने उनकी हेल्प लेने से मना क्यों कर दिया। बात यह थी कि ड्यूलिंग ग्राउंड्स पर कर्नेलॉन ने पहले ही उन एनिमी फोर्सेस को आसानी से निपटा दिया था जो बीच में चार्ज करके आ गए थे। उसे इस बात से बहुत गुस्सा आया था कि उन्होंने उसका ड्यूल खराब कर दिया। इसी वजह से उसने नाइट लाई से पूछा था कि क्या उसे हेल्प चाहिए, लेकिन सबको हैरानी हुई जब लाई ने हेल्प लेने से साफ मना कर दिया। लाई ने बताया था कि वह लिस्बेल की नाइट है और अपनी सिचुएशन खुद संभाल सकती है। उसने सबको पहले इन में रिट्रीट करने को कहा था, क्योंकि इनर सिटी अभी के लिए सेफ थी। इस पर कार्नेलॉन ने समझाते हुए कहा था कि नाइट्स वे लोग होते हैं जो जिस चीज की प्रोटेक्शन करते हैं उसके लिए अपनी लाइफ तक दांव पर लगा देते हैं। लेकिन वह यह भी कह चुकी थी कि जूलियन एक फ्री नाइट है। फ्री नाइट वे होते हैं जो अपनी प्रिंसिपल्स किसी कंट्री पर अप्लाई नहीं करते। कार्नेलॉन ने आगे कहा था कि यह या तो नैरो माइंडेड हार्ट हो सकता है या फिर नाइटहुड का एक अलग वे। किसी फ्री नाइट से अपने कंट्री की हेल्प करने को कहना ऐसा है जैसे उससे यह कहना कि वह थोड़ी देर के लिए अपनी प्रिंसिपल्स को साइड में रख दे। इसके बाद कार्नेलॉन का टोन बदल गया था। उसने कहा था कि बिना स्ट्रेंथ के इन्वॉल्व होना हेल्प नहीं, बल्कि सिर्फ इंटरफेरेंस होती है। यह सुनकर जूलियन फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर झुका सका। उसे देखकर कार्नेलॉन मुस्कुराई और बोली कि उसके पास एक सुपर स्ट्रॉन्ग सील है जो उसकी एबिलिटीज से बिल्कुल मैच नहीं करता। यह सुनते ही जूलियन डिसबिलीफ में वाइड आइड हो गया। कर्नेलॉन ने मुस्कुराते हुए उसकी बात कंफर्म कर दी। इसी समय बैटलफील्ड पर नाइट लाई के ज्वाइन करते ही सिचुएशन जल्दी कंट्रोल में आ गई, लेकिन थोड़ी दूरी पर एक फिगर लाई को चुपचाप देख रहा था। उसके मन में था कि लाई बिल्कुल नहीं बदली, पहले भी फ्रैजाइल दिखती थी और अब भी, लेकिन अंदर से इनक्रेडिबली स्ट्रांग थी। उस फिगर ने अपनी सोर्ड निकाली और लाई पर चार्ज कर दिया। लाई की सिक्स्थ सेंस ने तुरंत डेंजर महसूस किया। उसने पलटकर अपनी सोर्ड से अटैक रोकने की कोशिश की। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला कि बहुत समय बाद मुलाकात हो रही है। लाई ने दोनों हाथों से सोर्ड पकड़ी, पूरी ताकत से ब्लॉक किया और गुस्से में बताया कि वह जैरेड है। उसने यह भी कहा कि उसकी सोर्ड पॉइजन से कवर्ड है। फिर भी लाई ने डॉज नहीं किया। उसने सोर्ड की जगह अपने आर्म से अटैक रोका, क्योंकि उस समय केवल वही जैरेड को रोक सकती थी। अगर फाइट लंबी होती तो सिचुएशन और खराब हो जाती। इसीलिए लाई ने ब्लॉक करने के बजाय अपनी सोर्ड जोर से जैरेड के किडनी में थ्रस्ट कर दी। यह अटैक पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ और केवल सुपरफिशियल डैमेज हुआ। फिर भी जैरेड शॉक्ड था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लाई उसे मारने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देगी। इस बीच पॉइजन तेजी से फैलने लगा। लाई का बॉडी हिल नहीं पा रहा था। जैरेड ने मौका देखकर फेटल ब्लो देने की तैयारी की।
लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके सील ने डर के साथ उसे अप्रोचिंग डेंजर के बारे में वार्न किया। अगले ही पल कुछ भारी चीज जोर से जैरेड के सामने आकर गिरी। जब डस्ट साफ हुई तो दो फिगर्स दिखाई दी। कार्नेलॉन अपनी ग्रेट सोर्ड पकड़े खड़ी थी और कह रही थी कि क्या दो ग्रोन अप्स मिलकर एक ही व्यक्ति पर हमला करना कुछ ज्यादा नहीं हो गया। कार्नेलॉन को देखकर लाई बहुत सरप्राइज थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वॉन्डरिंग नाइट जूलियन हेल्प करने आएगा। कार्नेलॉन ने सोर्ड उठाते हुए कहा कि अब वह इस बैटल को एंड करेगी। कार्नेलॉन को देखते ही करीना शॉक्ड रह गई, क्योंकि उसके सामने वही एनिमी खड़ा था जिसने उसके प्रीवियस मास्टर को मारा था। गुस्से में करीना चिल्लाई कि वह उसे मार देगी और अपनी फिस्ट से अटैक कर दिया। लेकिन कार्नेलॉन ने अपनी ग्रेट सोर्ड से उसे आसानी से ब्लॉक कर लिया और कहा कि यह ग्रीटिंग थोड़ी ज्यादा रफ नहीं है क्या? जब कार्नेलॉन ने करीना को ध्यान से देखा तो उसे कुछ जाना पहचाना लगा। उसने करीना को पीछे धकेलते हुए पूछा कि क्या उसे याद है कि उसने पहले क्या किया था। जैसे ही करीना फिर से अटैक करने वाली थी, जैरेड ने उसे रोक दिया। कार्नेलॉन के आ जाने से उसकी प्लान्स पूरी तरह डिसरप्ट हो चुकी थीं और अब उनकी साइड टैक्टिकल डिसएडवांटेज में थी। इसलिए जैरेड ने तुरंत बैटल अबैंडन करने का फैसला किया। लेकिन करीना रिवेंज छोड़ना नहीं चाहती थी। इस पर जैरेड ने सख्ती से पूछा कि क्या वह उसके ऑर्डर्स डिसोबे करना चाहती है और क्या वह एक सील के रूप में मरना चाहती है। मजबूर होकर करीना को जैरेड का कमांड मानना पड़ा। जाते हुए उसने कार्नेलॉन को नफरत भरी नजर से देखा और कहा कि वह जल्दी उसे ढूंढने आएगी। कार्नेलॉन ने बेपरवाही से जवाब दिया कि वह तब तक तैयार होकर इंतजार करेगी। जैरेड अपने लोगों के साथ चला गया और इसी के साथ यह बैटल समाप्त हो गई। जब जैरेड वापस हेमन के मिलिट्री कैंप पहुंचा तो कमांडर ओनील ने गुस्से में उससे पूछा कि उसने अपना प्रॉमिस क्यों नहीं निभाया। ओनील ने कहा कि उनकी साइड एनिमी की डिफेंसेस तोड़ने ही वाली थी। इस पर जैरेड ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि प्रॉमिस तो ओनील ने खुद तोड़ा था। उसने बताया कि लाई और इकरस के अलावा वहां एक और सील मौजूद था और वह हाईएस्ट लेवल सील था। यह सुनकर ओनील पूरी तरह शॉक्ड रह गया। उसने डिसबिलीफ में पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि लाइजनबेल के पास लाई जितना पावरफुल एक और नाइट मौजूद है। जैरेड ने यह सुनते ही उसे डांटते हुए कहा कि वह वाकई बेकार है, क्योंकि वह एनिमी की कॉम्बैट स्ट्रेंथ तक को ठीक से ग्रास्प नहीं कर पाया। तब ओनील को एहसास हुआ कि जिस रूथलेस वॉन्डरिंग नाइट की अफवाहें थीं, शायद उसने लाइजनबेल के प्रति वफादारी की शपथ ले ली है। इस पर जैरेड ने साफ कह दिया कि अब कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो चुका है। उसने तंज कसते हुए कहा कि ओनील यह अफवाह फैला सकता है कि श्योर विक्ट्री उसी की वजह से बर्बाद हुई। आखिर वीक लोगों को शेखी बघारने का मौका भी न मिले तो यह उनके साथ बहुत क्रूल हो जाएगा। इधर दूसरी ओर लाई अब डेंजर से बाहर थी, लेकिन पॉइजन को पूरी तरह क्योर करने के लिए उसे जल्द से जल्द रॉयल सिटी लौटना जरूरी था। मगर जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वह यह थी कि जैरेड उसके सामने एनिमी मर्सिनरी बनकर क्यों आया। उसके दिमाग में यह बात घूम रही थी कि सिर्फ 2.5 साल पहले ही जैरेड उससे उसके बच्चों की बात कर रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक हुई और उसकी सोच टूट गई। कुछ लोग फ्रूट बास्केट लेकर लाई से मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि उन्हें लिस्बेल की रॉयल सिटी जाना होगा, क्योंकि हिज मैजेस्टी उन 2 लोगों का आभार प्रकट करना चाहते थे जिन्होंने बेलशेबा की रक्षा की थी। इसी बीच जूलियन ने अचानक कन्फेशन किया कि वह नाइट नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कुक है जो वेल्स को मार सकता है। नाइट लाई को यह सुनकर कोई सरप्राइज नहीं हुआ। उसने कहा कि वह यह पहले ही गेस कर चुकी थी, लेकिन लिस्बेल के लिए उसकी हेल्प एक अनडिनाइबल फैक्ट है। कार्नेलॉन ने भी साइड से सलाह दी कि उसे प्रेज एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसे जरूर एक बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। इसके बाद कार्नेलॉन ने लाई से पूछा कि ऐसा लग रहा है कि वह और जैरेड एक दूसरे को पहले से जानते हैं। उन्होंने डेथ मैच जैसा फाइट किया, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वे सच में एक दूसरे को मारना चाहते थे। लाई को गहरी सोच में डूबा देख कार्नेलॉन ने जल्दी से कहा कि अगर वह अनकंफर्टेबल है तो इस बारे में बात करना जरूरी नहीं है। फिर पता चला कि लाई और जैरेड का मास्टर अलग अलग थे, लेकिन वह दोनों एंगेज्ड रह चुके थे। इसी दौरान जूलियन यह सोच रहा था कि वे एनिमीज कैसे बन गए। तभी कार्नेलॉन ने अचानक एक डेंजरस प्रेजेंस महसूस की। इकरस तुरंत लाई की प्रोटेक्शन के लिए आगे बढ़ गया। अगले ही पल विंडो टूटने लगी। कार्नेलॉन ने तुरंत जूलियन को पकड़कर डॉज किया, जबकि इकरस ने तेजी से एक प्रोटेक्टिव शील्ड डिप्लॉय कर दिया। तभी जैरेड अपने सील के साथ सामने प्रकट हुआ। उसने कहा कि वह हिसाब चुकता करने आया है और लाई से स्वॉर्ड उठाने को कहा। जैसे ही कार्नेलॉन मदद के लिए आगे बढ़ने वाली थी, एक फिस्ट अचानक उसकी ओर आया। वह मुश्किल से डॉज कर पाई, फिर भी उसका फेस इंजर्ड हो गया। करीना बिना रुके अटैक करती रही और कार्नेलॉन को कमरे से बाहर धकेल दिया। कुछ पल के लिए कार्नेलॉन पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो गई,
करीना को सामने देख वह गुस्से में पूछ बैठी कि क्या वह सच में सीरियस है। उधर जैरेड ने अपनी सोड उठाते हुए कहा कि इंटरफीरिंग लोग अब हट चुके हैं और पूछा कि क्या यह पपेट सील उसे रोक पाएगा। तभी लाई ने इकरस को जूलियन की प्रोटेक्शन का ऑर्डर दिया। उसने तय कर लिया था कि जैरेड के साथ यह बैटल वह खुद एंड करेगी। यह अरेंजमेंट जैरेड के लिए भी सरप्राइजिंग था। जैरेड को यह उम्मीद नहीं थी कि इंजर्ड होने के बावजूद लाई इतनी कंपोज्ड रहेगी, लेकिन वह औरतों पर मर्सी दिखाने वालों में से नहीं था। अनरिजॉल्व्ड पॉइजन की हालत में लाई का उससे मैच करना नामुमकिन था। जैरेड ने ताना मारते हुए कहा कि नाइट लाई आज यहीं मरेगी। फिर भी वह फाइनल ब्लो देने में हिचक रहा था। हाथी हुई लाई को देखकर उसने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि अब वह कितनी हेल्पलेस दिख रही है और ब्लू रैप्टर टाइटल का यह कितना वेस्ट है। यह कहते हुए उसने फिर से अटैक किया और लाई के हाथ से वेपन गिर गया। लाई अब फाइट करने की हालत में नहीं थी और घुटनों पर गिर गई। अगले ही पल जैरेड की सोड उसकी ओर तनी हुई थी। अब सच में ऐसा लग रहा था कि लाई खत्म हो चुकी है। लेकिन जैसे ही जैरेड ने वार करने के लिए सोड उठाई, उसकी सोड किसी ने दूर झटक दी। इकरस ने लाई के ऑर्डर के खिलाफ जाकर उसकी रेजोनेंस तोड़ दी थी। लाई ने डिसबिलीफ में उससे पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया। इकरस ने बताया कि सील्स को हर हाल में अपने मास्टर की प्रोटेक्शन करनी होती है। यह देखकर जैरेड और भड़क गया। उसने इकरस पर लगातार फिस्ट से हमला किया। इकरस ने डिफेंसिव शील्ड उठाया, लेकिन जैरेड के कंटिन्यूअस पंचेस से वह शील्ड टूट गया और इकरस बुरी तरह इंजर्ड हो गया। जैसे ही जैरेड उसे एक ही सोर्ड स्ट्राइक में मारने वाला था, लाई अचानक सामने आई और जैरेड को पीछे धकेल दिया। उसने कहा कि जिसे वह ढूंढ रहा है वह वही है, इसलिए दूसरों को छोड़ दे। लाई की फाइटिंग स्पिरिट वापस लौटी। देख जैरेड ने अचानक अपनी सोर्ड नीचे कर ली। फिर वह जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि आखिरकार लाई ने वही चेहरा दिखाया है जिसे वह पहचानता है। इसके बाद जैरेड अपनी सोर्ड म्यान में रख ली और वहां से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद लाई ने जमीन पर कुछ पड़ा हुआ देखा। वह जैरेड का एंटीडोट था। अब वे लोग रॉयल सिटी की ओर निकलने की तैयारी कर रहे थे, इस बात से अनजान कि यह जर्नी बेहद डेंजरस होने वाली है। दरअसल बहुत दूर हिस्पाकोंग में एम्परर को पहले ही ओबन बहार के फर्स्ट एम्परर का आदेश मिल चुका था कि कार्नेलोन को जिंदा पकड़ना है। इसके लिए उसने कंट्री के हाईएस्ट नाइट को भेज दिया था, जिसके पास 2 हाईएस्ट सील्स थे। मौजूदा कार्नेलोन को पकड़ने के लिए यह ताकत ऑलमोस्ट ओवरकिल थी। रास्ते में कार्नेलोन ने देखा कि जूलियन पूरे सफर में एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। उसे गिल्ट महसूस होने लगा कि शायद वह कुछ ज्यादा आगे बढ़ गई थी। असल में पिछली रात जूलियन ने उससे पूछा था कि क्या उसका प्रीवियस नाम ग्रांग था। कर्नेलॉन ने यह मान तो लिया था, लेकिन अपने पास्ट के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। जूलियन ने उस समय ज्यादा पूछताछ नहीं की थी। कार्नेलॉन को लगा था कि यह बात वहीं खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। तभी जूलियन ने अचानक बात शुरू की। उसने थके हुए स्वर में कहा कि वह बहुत टायर्ड है और पूछा कि क्या रास्ते में सच में कोई विलेज आएगा। तभी कर्नेलों को समझ आया कि वह नाराज नहीं, बल्कि बस बहुत ज्यादा थक चुका है। उसने तुरंत आगे की ओर इशारा करते हुए कहा कि विलेज सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है और वह मरने से पहले वहां जरूर पहुंच जाएगा। जब वे दोनों आखिरकार विलेज पहुंचे तो अनएक्सपेक्टेडली उन्हें रोका गया। एक बच्चा चिल्लाते हुए बोला कि अगर उन्हें विलेज में एंटर करना है तो पहले टोल देना होगा, और अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वह सोड जो बच्चे से भी लंबी है वही देनी पड़ेगी। उस ब्लफिंग बच्चे को देखकर कर्नेलोन जोर से हंस पड़ी। यह हरकत रास्पेल को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में कहा कि हंसना बंद करे, क्योंकि वह ब्लू रैप्टर लेडी लाई का सबसे प्यारा नाइट है। यह सुनकर कर्नेलोन और ज्यादा हंसने लगी और उसने जूलियन से कहा कि इस छोटे से बच्चे के एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पिरिट से उसे सीखना चाहिए। इस पर रास्पेल और भड़क गया। कर्नेलोन ने आगे कहा कि दुनिया चाहे जितनी भी पागल हो जाए, अंडर एज बच्चे नाइट नहीं बन सकते। अगर रास्पेल झूठ बोलती रही तो उस नाइट से डिसिप्लिन करवाया जाएगा जो वहां खड़ा है। यह सुनते ही कि जूलियन एक नाइट है, रास्पेल की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत जूलियन से पूछा कि क्या वह सच में नाइट है और उससे आर्चरी सिखाने की रिक्वेस्ट की। उसने कहा कि उसे स्ट्रांग बनना है क्योंकि उसके पास ऐसे लोग हैं जिनकी उसे प्रोटेक्शन करनी है। जूलियन ने दुखी मन से उसकी रिक्वेस्ट मना कर दी। उसने बताया कि वह असल में नाइट नहीं है। बाद में जब वे इन पहुंचे तो कार्नेलॉन ने जूलियन से पूछा कि उसने उस बच्चे की मदद क्यों नहीं की। जूलियन ने मायूस होकर कहा कि वह बच्चे की सिंसेरिटी देखकर उसे धोखा नहीं दे पाया। उसने यह भी कहा कि वह अब नाइट बनने का नाटक नहीं करेगा, क्योंकि नाइट होना सिर्फ वर्ड से फेक नहीं किया जा सकता। उसने जोड़ा कि कुक होना भी बुरा नहीं है। आखिरकार अगले दिन कुकिंग में हेल्प करने के बदले उसे इतना अच्छा रूम मिल गया है। कर्नेलॉन ने रूम में जमी हुई डस्ट साफ करते हुए डिस्गस्ट के साथ कहा कि यह रूम वाकई बहुत शानदार है, बस माहौल हल्का करने के लिए।
इसके बाद कर्नेलॉन ने ड्रिंक लेने का सुझाव दिया। जूलियन ने बताया कि उसने कभी अल्कोहल नहीं पी है। इस पर कर्नेलॉन ने कहा कि फिर कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अभी भी बच्चा है और वह खुद ही पीने चली जाएगी। यह सुनकर जूलियन गुस्से में आ गया। उसने कहा कि कर्नेलॉन ही असली बच्ची है, जो 2000 साल से ज्यादा जी चुकी है। उसने कहा कि अल्कोहल तो वह जिंदगी भर पी सकता है। यह देखकर कर्नेलॉन ने जीत वाली स्माइल दी। सिर्फ 2.5 मिनट बाद ही जूलियन को पूरी दुनिया घूमती हुई महसूस होने लगी। कर्नेलॉन हंसते हुए बोली कि शायद दुनिया नहीं घूम रही, बल्कि कुछ और घूम रहा है। इस पर जूलियन ने तुरंत जवाब दिया कि वह सही कह रही है, दुनिया नहीं घूम रही, बल्कि कर्नेलॉन घूम रही है। यह कहते ही वह सीधे बार काउंटर पर मुंह के बल गिर पड़ा। उसने कहा कि अब कुछ भी घूम नहीं रहा। कार्नेलॉन यह सोचकर अफसोस कर रही थी कि जूलियन की अल्कोहल टॉलरेंस कितनी खराब है। तभी एक आदमी उसके पास आया और उसे हिट ऑन करने लगा। कार्नेलॉन ने उसे सीधे गेट लॉस्ट कह दिया, लेकिन वह आदमी नहीं गया और उसने अपनी लीरस हैंड आगे बढ़ा दी। यह देखकर कार्नेलॉन ने उसे मर्डरस इंटेंट से घूरा। आदमी डर गया और तुरंत पीछे हट गया। जाते जाते उसने कहा कि वह तब वापस आएगा जब कर्नेलॉन अकेले ड्रिंक नहीं करना चाहेगी। उस आदमी के जाने के बाद कर्नेलॉन ने देखा कि इनकीपर उसे दूर से लगातार घूर रहा है। जैसे ही कर्नेलॉन की नजर उस पर पड़ी, उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। इससे कर्नेलॉन बहुत पजल्ड हो गई। उसने सोचा कि शायद ज्यादा पी लेने की वजह से वह ओवरली सेंसिटिव हो गई है। इसके बाद नरेशन में बताया गया कि यहाँ की सबसे फेमस परफॉर्मर एक सिंगिंग फेरी है। कहा गया कि सभी फेरीज जन्म से ही सिंगर्स होते हैं। हालांकि वह मेल फेरी है, लेकिन उसकी ब्यूटी फीमेल फेरीज से भी ज्यादा है। इसी वजह से मेलकिंट यहाँ का स्टार परफॉर्मर बन गया। लेकिन उसका पास्ट बहुत ट्रैजिक है और वह स्लेव स्टेटस में जी रहा है। इसी कारण उसके सॉन्ग्स में गहरा सौरो भरा होता है। यहां तक कहा गया कि अगर कोई डॉग भी उसके गाने सुन ले तो वह भी रो पड़े।